नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे आपके खाने के तेल की और आईपीओ के बाजार में आए नए तड़के की। भारत को सबसे ज्यादा खाद्य तेल सप्लाई करने वाले इंडोनेशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट बाधित होने के बाद अब सरकार क्या क्या जुगत लगा रही है और इन बड़े सप्लायर देशों पर निर्भरता घटाने के लिए कौन कौन से नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। इसका आपकी हमारी रसोई के बजट से क्या सरोकार है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही एक्सपर्ट की मदद से आपको बताएंगे कि एलआईसी का आईपीओ बंद होने के बाद अब कौन से 2-3 आईपीओज बाजार में दस्तक दे चुके हैं, क्या इनकी प्राइसिंग इनके पोटेंशियल से मेल खाती है और कुल मिलाकर ये कि क्या आपको इनमें निवेश करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी शेयर बाजारों और एलआईसी के आईपीओ को लेकर है। आज भी शेयर बाजारों में काफी उठापटक हुई। बीएसई सेंसेक्स एक समय 800 पॉइंट तक फिसला और निवेशकों को करीब 5 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। हालांकि शाम तक बाजार ने अच्छी रिकवरी की और सेंसेक्स 276 पॉइंट्स नीचे 54,088 पर बंद हुआ। इस बीच बाजार में जारी उतार चढ़ाव ने एलआईसी आईपीओ में पैसा लगाने वालों की धड़कनें बढ़ा दी हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम नेगेटिव हो चला है। इसका मतलब यह है कि इसके शेयर्स की अनऑथराइज्ड खरीद बिक्री वालों के बीच इसकी कीमत प्राइस बैंड से भी कम आंकी जा रही है। अगर इन अटकलों पर भरोसा करें तो कहने का मतलब है कि 17 मई को जब यह शेयर लिस्ट होगा तब निवेशकों को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, सही तस्वीर तो लिस्टिंग पर ही साफ हो पाएगी। दूसरी सुर्खी बढ़ती ब्याज दरों के दूसरे पहलू यानी आपके फायदे की। आरबीआई की रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद ज्यादातर बैंक्स ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी और इसके साथ ही एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की दरें भी करीब 4 साल बाद ऊपर का रुख करने लगी हैं। फिलहाल बैंक्स 1 और 2 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। अब तक बढ़ोतरी करने वाले प्राइवेट बैंकों के मौजूदा रेट के आधार पर देखें तो बैंक 1 साल की एफडी पर 6.25% तक ब्याज दे रहे हैं, जबकि 2 साल की एफडी पर 6.50% तक रिटर्न मिल सकता है। अभी बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू ही हुआ है और माना जा रहा है कि बिना जोखिम तयशुदा रिटर्न देने वाले एफडी के दिन एक बार फिर लौट सकते हैं। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। तेल की महंगाई का जिक्र आते ही हाल फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें ही सुर्खियों में छाई रही, लेकिन हमारे खाने के तेल में भी कम उबाल नहीं आया है। खाद्य तेलों की अब तक बढ़ी कीमतों से ज्यादा आने वाले समय में इसकी महंगाई की चिंता सता रही है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत अपनी कुल खपत का 60% खाद्य तेल विदेश से मंगाता है और इसमें भी जो देश को सबसे ज्यादा तेल भेजते हैं वहां से सप्लाई लगभग ठप हो गई है। भारत को करीब 70% पाम ऑयल सप्लाई करने वाले इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसी तरह सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल भेजने वाले यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से सप्लाई बंद हो चुकी है। घरेलू उत्पादन से हम अपनी आधी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में ये तय है कि खाद्य तेलों की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इसकी भयंकर किल्लत और महंगाई से जूझना हमें पड़ सकता है। ये बात सरकार भी जानती है और शायद इसीलिए उसने ग्लोबल सप्लाई चेन में नया खेल शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत इन संकटग्रस्त देशों से सामान्य आयात नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अब अपनी तेल की जरूरत के लिए नए बाजार तलाश रहा है। खाद्य तेलों का निर्यात करने वाले सभी देशों के साथ किसी न किसी जरिए से सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। माना जा रहा है कि इस सरकारी कवायद में कामयाबी मिली तो बहुत हद तक इंडोनेशिया और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भरता घट सकती है। ये कौन कौन से देश हैं और क्या वैकल्पिक बाजारों में इतना दम है कि वो हमारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे और आने वाले महंगाई से हमें राहत मिल पाएगी, इन सभी सवालों पर हम एक्सपर्ट की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि भारत में सालाना 235 लाख टन खाद्य तेलों की खपत होती है और इसमें 130 लाख टन खाद्य तेल इंपोर्ट होता है। इसमें 80 लाख टन पाम ऑयल, 35 लाख टन सोया ऑयल और 15 लाख टन सनफ्लावर ऑयल शामिल है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से वहां से सप्लाई तो ठप हुई है। इसके एक और बड़े सप्लायर रूस ने सूरजमुखी तेल के निर्यात को 31 अगस्त तक सीमित कर दिया है और सूरजमुखी के बीजों की बिक्री भी रोक रखी है। भारत की जरूरत का 90% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन और रूस से आता है। यहां भारत ने एक कूटनीतिक कदम बढ़ाते हुए रूस को खाद्य तेलों की सप्लाई में कुछ फ्रेट और दूसरे तरह के चार्जेस में छूट देने के लिए मना लिया है और रूस ने भारत के लिए नॉर्म्स में भी कुछ रियायतें दी हैं। अप्रैल में भारत ने रूस के साथ 45,000 टन सनफ्लावर का सौदा किया, जबकि 20,000 टन तेल अर्जेंटीना से आया है। इसी तरह ब्राजील और थाईलैंड जैसे देशों से दूसरे खाद्य तेल ज्यादा मात्रा में लाने की कवायद चल रही है।
ऊंची कीमतों के चलते हमारा इंपोर्ट बिल तो बढ़ा है, लेकिन नए नए सप्लायर देशों के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस बन गए तो शायद खाद्य तेलों की वह किल्लत ना हो जिसकी आशंका जताई जा रही है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, भारत के लिए कठिन परिस्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर हम खाली ऑयल पाम या पाम ऑयल, ऑयल पाम वो प्रोडक्ट है जो आता है, तो पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो करीब करीब 85% पूरा का पूरा मार्केट वर्ल्ड का मलेशिया और इंडोनेशिया के पास है। और रशिया यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो सनफ्लावर ऑयल, जो कि कुकिंग में यूज होता था, सूरजमुखी का तेल जिसको बोलते हैं, वो यूक्रेन से आना बंद हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में वो यूक्रेन से आता था। और इधर पाम ऑयल की दिक्कत आ गई जब इंडोनेशिया ने बैन किया। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी निर्भरता है इन ऑयल्स पे, और अगर हम कुल मिला के भारत की डिमांड और कंजम्पशन देखें तो वो करीब करीब 250 LMT जिसको हम बोलते हैं, वो टोटल रिक्वायरमेंट है या टोटल कंजम्पशन है। और अगर हम बात करें टोटल डोमेस्टिक सप्लाई की कि भारत में कितना ये उपलब्ध है, तो करीब 111 LMT के आसपास है। इसका अर्थ ये हुआ कि करीब करीब 55 से 60% शॉर्टफॉल है जो हमें विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ऐसे में इंडोनेशिया ने जब अपने पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो भारत के सामने समस्या खड़ी हो गई। बल्कि इसको हम दूसरे तरीके से समझे तो ये जले पे नमक छिड़कना हो गया, क्योंकि एक तरफ तो सनफ्लावर ऑयल जो यूक्रेन से आता था वो पहले ही उस पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दिक्कत आ रही थी। बल्कि दिक्कत क्या आ रही थी, आ ही नहीं रहा था। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा सोर्स है पाम ऑयल, उस पर भी दिक्कत आ गई। तो मुझे लग रहा है पाम ऑयल एक ऐसी चीज है जो कि इस समय, मेरा एक आकलन कहता है कि अगर दुनिया की आबादी इस समय 750 करोड़ है, तो उसमें से करीब करीब 300 करोड़ लोग इस समय पाम ऑयल को एज ए कुकिंग मीडियम यूज करते हैं, और भारत कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। तो मुझे लग रहा है जब वित्त मंत्री महोदया ने ये बोला कि हमें दूसरी मार्केट्स टैप करनी पड़ेगी, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या दूसरी मार्केट्स में इतना पाम ऑयल उपलब्ध है, सवाल ये उठता है। और अगर आप देखें तो इसके लिए मुख्य मार्केट्स हम देखें तो थाईलैंड है, कोलंबिया है, नाइजीरिया है, ग्वाटेमाला है, इक्वाडोर है। पर ये बहुत थोड़ी मात्रा में पाम ऑयल बनाते हैं और पहले से ही ये निर्यात करते हैं। और आजकल ऐसी परिस्थिति में तो इनके निर्यात की डिमांड और बढ़ गई है। तो भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा दूसरी किसी मार्केट से इसका बंदोबस्त करने के लिए। भारत के पास दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि आप घरेलू प्रोडक्शन जो हमारी पाम ऑयल की है उसको हम बढ़ा दें। पर अगर जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाम ऑयल को प्रोड्यूस करना घरेलू तौर पे बहुत ही कठिन काम है, 2-3 कारणों से। पहला तो ये बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। दूसरा, ये एनिमल ह्यूमन या वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसमें फ्रैगमेंट करना पड़ता है आपको। पूरी जो कल्टिवेटेबल जो लैंड होती है उसको आपको फ्रैगमेंट करना पड़ता है। प्लस इसमें पानी का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो इस कारण से इसका भारत में इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। हालांकि ओरिजिनली ये अफ्रीका से इसका जन्मदाता अफ्रीका की भूमि या धरती है, पर इसको मुख्यतः साउथ ईस्ट एशिया में जाके प्रोड्यूस करने लगे। तो मलेशिया और इंडोनेशिया ने अपना वर्चस्व, करीब 85% दुनिया की मार्केट पाम ऑयल की इस समय उनके पास है। तो मुझे लग रहा है कि वित्त मंत्री महोदया को बहुत दिक्कत आने वाली है दूसरी मार्केट्स को टैप करने में। या जब उन्होंने ये बयान दिया तो बहुत आसान काम नहीं होगा इसको और जगह से ढूंढ के निकालना जो भारतीय इंपोर्टर्स हैं, क्योंकि वहां पर पाम ऑयल की कंजम्पशन बहुत, प्रोडक्शन बहुत कम है। और वहां से इसको मंगवाना, उसी मात्रा में मंगाना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 55 से 60% का शॉर्टफॉल है इस समय भारत में जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ एडिबल ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। तो एक दो डबल चैलेंज है, एक तरफ दूसरी मार्केट ढूंढना कठिन होगा, दूसरा इसकी घरेलू प्रोडक्शन, और इन्हीं में ही सोल्यूशन छुपे। मुझे लग रहा है सबसे अच्छा जो विकल्प या सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होगा कि भारतीय किसानों को, और खासकर कोस्टल एरियाज पे जहां पर पाम ऑयल या ऑयल पाम की प्रोडक्शन होती है, वहां पर इन एनवायरमेंट इश्यूज को, इन दिक्कतों को अगर रिजॉल्व किया जाए तो भारत के पास बहुत भूमि है और भारत के पास बहुत जमीन है इसको अपने अंदर घरेलू रिक्वायरमेंट्स को घर से ही पूरा करने की। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए दिक्कत बहुत है। और भारत का अगर जो रेट्स बढ़े हैं, सनफ्लावर ऑयल के ले लें, हम पाम ऑयल के ले लें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो प्राइसेस बढ़ी है, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि 2021 में जो 71,000 करोड़ हमारा ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल था, वो बढ़ के 1,11,000 करोड़ पहुंच गया है, जबकि कंजम्पशन हमारी उतनी है, ये बढ़ गया है। तो अगर मैं पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बोलूं
तो वाकई इस रशिया यूक्रेन युद्ध ने तेल निकाल दिया है पूरी दुनिया का, और भारत उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। देश के सबसे बड़े आईपीओ यानी एलआईसी के इशू में निवेश करने वालों की किस्मत फिलहाल शेयरों के आवंटन और लिस्टिंग के लिए डब्बा बंद हो गई। लेकिन इसके साथ ही बाजार में 3 कंपनियों के आईपीओ ने दस्तक दे दी है, जिनमें से कुछ को लेकर बाजार में अच्छी खासी हाइप भी है। लॉजिस्टिक फर्म डिलीवरी लिमिटेड का 5,235 करोड़ रुपए का आईपीओ आज ही खुला है, जो 13 मई को बंद होगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 462 रुपए से 487 रुपए तक तय किया है और पहले ही अपने एंकर इन्वेस्टर्स से 2,347 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। प्रूडेंट ने बाजार से 538.6 करोड़ रुपए जुटाने के मकसद से लाए अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 595 से 630 रुपए तय किया है। ये इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल ओएफएस है, यानी इशू के तहत इसके प्रमोटर्स और निवेशकों के लिए शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि ये आईपीओ फंडामेंटली कितना मजबूत है और क्या एक आम निवेशक को लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगाना चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, पहले हम बात करते हैं डिलीवरी का, क्योंकि वो बड़ा आईपीओ है। अगर आपने जो जिक्र किए उनमें से सबसे बड़ा डिलीवरी है, और इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये स्टार्टअप का आईपीओ है। स्टार्टअप्स की बहुत चर्चा है प्रधानमंत्री जी के मुख से, और जगह जगह भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। और ये एक ऐसा आईपीओ है डिलीवरी जो कि खाली डिजिटल या टेक्नोलॉजी बेस्ड आईपीओ नहीं है। लॉजिस्टिक्स का आईपीओ। लॉजिस्टिक्स का अर्थ है कि आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब देखिए, आईपीओ में कुछ खूबियां भी है। पहली खूबी मैंने बताया कि स्टार्टअप का आईपीओ। स्टार्टअप का नाम सुनते ही एकदम से लोगों के मुख खिल जाते हैं कि जरूर कोई बढ़िया चीज होगी, क्योंकि अगर स्टार्टअप है तो टेक्नोलॉजी का बहुत ये यूज कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स में इनकी एसेट की जो लोड है वो कम है। परंतु अब ये परंतु बहुत जरूरी है समझना कि हमने देखा कि स्टार्टअप्स की, और मैं खुद एक स्टार्टअप मेंटर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप्स को फोकस अपनी बॉटम लाइंस पर, मतलब प्रॉफिट पर भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप खाली वैल्यूएशंस पे ध्यान देते हैं तो वैल्यूएशन के लिहाज से आप यूनिकॉर्न बन जाए या डेकाकॉर्न बन जाए। डेकाकॉर्न होता है $10 बिलियन का, यूनिकॉर्न होता है $1 बिलियन का। आप चाहे वो बन जाए, पर जब तक आप मुनाफे में नहीं आते, मेरा ये मानना है बिजनेस मुनाफे के लिए किया जाता है। तो डिलीवरी में बस यहीं पर आके कहीं मुझे थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है कि अभी भी इनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, माउंटिंग लॉसेस है। दूसरा, इनकी जो कैश फ्लोज है वो भी अभी, मुझे जब मैंने बिल्कुल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास, मैं उसको माइक्रोस्कोप कहता हूं क्योंकि बहुत बारीकी से जाना पड़ता है डिटेल में, वो देखा तो मुझे इनकी कैश फ्लोज भी नेगेटिव नजर आई। दूसरा, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि निरंतर बढ़ रही है, खासकर क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से। और लॉजिस्टिक्स का है, सामान को इधर से उधर पहुंचाना। आपने देखा होगा डिलीवरी का जब एड भी दिखाते हैं तो उसमें हाईवे से ट्रक जा रहे होते हैं बड़े बड़े। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को और बढ़ाएंगी। नेगेटिव कैश फ्लोज, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और दूसरा इंक्रीजिंग कॉस्ट। मुझे लग रहा है तो जो वैल्यूएशन रखी गई है 462 से 487, मुझे लग रहा है कि वो वैल्यूएशन में कहीं बहुत कम गुंजाइश है। तो जो भी निवेशक इसमें करना चाहता है, पहली बात तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, जब परिस्थितियां समान हो जाए, कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, तब आपको कहीं फायदा पहुंचा सकता है। पर इसको इन्वेस्ट विथ कॉशन, जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने रिस्क पर बहुत संभल कर इसमें इन्वेस्ट करें। बहुत ज्यादा चमत्कारी रिजल्ट इसमें देखने की उम्मीद नहीं है। दूसरा, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि मार्केट में जब से खासकर मई का महीना शुरू हुआ है, आप बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। मार्केट बल्कि निरंतर नीचे ही नीचे जा रहा है। तो ऐसे में जो आईपीओ सोचते हैं कि हम बहती नदी में हाथ धो लें, अभी तो मार्केट ऊपर जा रही है, तो सारे आईपीओ, तो वो भी एक चैलेंज है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। तो ऐसे में जब सेंटिमेंट डाउन होता है तो आईपीओ को भी प्रीमियम में लिस्ट करने में दिक्कत होती है। तो डिलीवरी के आईपीओ के बारे में ये कहना चाहूंगा कि आप कॉशन के साथ इन्वेस्ट करें। लंबी अवधि के लिए अगर आप ले रहे हो तो इन्वेस्ट करें, वरना आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा आईपीओ जो बहुत चर्चा में है, उसकी मैं बात करना चाहूंगा, वो है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का। बहुत समय बाद एक सर्विस कंपनी का आईपीओ आया, ये फाइनेंशियल सर्विसेज में है। इसमें जो मुझे जो कमी नजर आई कि इनका प्राइस बैंड रखा गया 595 से लेके 630 रुपए तक। अब समस्या ये है कि जो इनकी पीई रेशियो होती है, जिसको मल्टीपल कहते हैं, वो करीब 34 के आसपास है। इनका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हम देखें, आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये लोग प्रूडेंट वाले वेल्थ मैनेजमेंट में, आनंद राठी भी मिलता जुलता बिजनेस है, उनकी पीई 20 है। तो मुझे लग रहा है, और दूसरा एक और ध्यान देने वाली बात है कि प्रूडेंट का जो आईपीओ है वो ओएफएस है। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल।
तो इसमें एक पटेल साहब है, एक वैगनर है, दो बड़े जिनके पास शेयर्स है, वो अपने शेयर्स को ऑफलोड कर रहे हैं। देखिए आईपीओ नए शेयर्स होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ऑफर फॉर सेल होता है जब पहले से ही शेयर्स इशू होते हैं, वो अपने शेयर को मार्केट में फेंकना चाहते हैं, मार्केट में चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें शामिल हो जाएं। तो ओएफएस में क्या कारण है कि ये अपने शेयर्स को दे रहे हैं? और दूसरा, इन्होंने जो एल्बो रूम होता है, मतलब शेयर की प्राइस में एक एल्बो रूम रखा जाता है कि आप कुछ ना कुछ मुनाफे का मौका रिटेल इन्वेस्टर्स को भी दे। मुझे लग रहा है ये जो प्राइस रखी गई है 595 से 630 रुपए तक, इसमें एल्बो रूम मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। तो ये भी क्योंकि मार्केट के हालात को देखते हुए, मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले जिसको कहते हैं वो नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसे जो हाई वैल्यूएशंस के पब्लिक इश्यूज होते हैं, आईपीओज होते हैं, उनको प्रीमियम मिलना और कठिन हो जाता है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट, जैसे मैंने बताया कि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा नहीं है। जब मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होता है तो घाटे वाली कंपनी भी प्रीमियम में चली जाती है, उसकी भी प्राइस चढ़ने लग जाती है। पर जब सेंटीमेंट डाउन होता है तो प्रॉफिट, हालांकि प्रूडेंट प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं है कि प्रूडेंट प्रॉफिट में नहीं है, और काफी टाइम से ऑपरेट, करीब करीब 20 साल से प्रूडेंट, 19-20 साल से प्रूडेंट ऑपरेट कर रही है। एक और इनके सामने चैलेंज ये है कि इनकी करीब 85% जो बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें, हालांकि आज भी 39 लाख करोड़ का टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, पर पिछले महीने का हम देखें तो वो गिरा है इक्विटी पार्टिसिपेशन, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ऐसे में जब किसी कंपनी का 85% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आधारित बिजनेस हो, तो उसके बिजनेस में भी फ्लक्चुएशन आने का पूरा चांस है, ऊपर नीचे जाने का। तो ये भी आईपीओ को मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल कॉशन के साथ आप इन्वेस्ट करें। कोई मुझे बम्पर प्रीमियम या बम्पर प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं। हाँ, ये जरूर है, एक मैं दोनों में जोड़ना चाहूंगा कि अगर जिस दिन ये लिस्ट होगा, मान लीजिए मार्केट में कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट एकदम से बुलिश हो जाता है, कि मार्केट में किसी भी समय रंग बदलते पता नहीं लगता है, अगर कोई ऐसी खबर आ गई तो अलग बात है। वरना जो आज मार्केट की परिस्थिति है उसके लिहाज से मुझे नजर आ रहा है कि ये आईपीओ भी आप इन्वेस्ट विद कॉशन के साथ ही करें। हम यहाँ ये भी साफ करते चलें कि दी लल्लन टॉप आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स या आईपीओ में निवेश के लिए अपनी तरफ से कोई सलाह नहीं देता। यहाँ आने वाले विशेषज्ञों के विचार उनके निजी हैं। आप किसी भी कंपनी या फंड में निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय लें, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी समझ, ज्ञान और विवेक के आधार पर ही अपनी गाढ़ी कमाई कहीं निवेश करें। तो ये था आज का खर्चा पानी, जो लिखा था आपके लिए हमारे साथी प्रमोद ने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।